जब पहनता है वो वर्दी तो चेहरा उसका और भी खिल जाता है। वो केवल माँ का बेटा नहीं, पूरे देश का बेटा कहलाता है। आपके इस सपने को पूरा करने के लिए सुदर्शन सीरीज में आइए चलते हैं बढ़ आगे और एक नए कॉन्सेप्ट पर आज आपके साथ मिलकर काम करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई बहुत प्यारा सवाल आप सभी के सामने है। पहले तो यहाँ इलिसिट और एलिसिट को लेकर डिफरेंस आपको समझा देता हूँ। ये लिखा है एलिसिट, एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू गेट द इंफॉर्मेशन। तो एलिसिट की बात यहाँ वर्ब के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो किसी भी कीमत पे इनके साथ नहीं आती। तो बचा हमारे पास क्या भाई? अब आप कहेंगे सर जी ये हमारे सामने बचा, जो क्या कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन में कुछ चीज जोड़ने का काम करता है। मेरी बात समझ रहे? मम्मी कभी कभी आपको किसी पड़ोसी पड़ोसन के बारे में बता रही होती है, अरे ये तो बहुत घटिया इंसान है, और सुन तू, मैं बताऊं इसके 25 चक्कर चल रहे हैं, अरे तू और सुन, ऐसा है इसका जिसकी किताबें यहाँ रह गई। तो आप किसको बुलाओगे? वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है। बिसाइड, बिसाइड्स, बियॉन्ड, विद इन, ये सब की सब अपने आप में प्रेपोजिशन है। तो समझ भी लेना और ध्यान रखना मेरे भाई, यही है वो चीज जो आपके पेपर में 100% आती है और इस क्लास से बाहर कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कंपलसरी है कंटेंट, इसको जरूर पढ़ना। तो इस सीरीज को बिल्कुल आखिर तक ध्यान से देखना, बहुत बेहतरीन सवाल बनाने आज आप लोगों को सिखाऊंगा। शुरू करते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की प्यार भरी कहानी से। पहला सवाल हमारे सामने लिखा है मेरे नन्हे बच्चों। ऐसे लिखे हुए सवाल में सबसे पहले इन शब्दों को ध्यान से पढ़ने का काम करेंगे। पहला शब्द हमारे सामने लिखा है इनिशिएट। अगर इनिशिएट की हम बात करें तो ये वर्ब है, इसका मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत करना, टू स्टार्ट समथिंग। ठीक है भाई। फिर एक दूसरा शब्द हमारे सामने आता है इमिटेट। इमिटेट भी अपने आप में एक वर्ब है, जिसका मतलब होता है किसी की नकल उतारना, टू कॉपी, या फिर इसी को हम कहते हैं टू मोक, यानी कि किसी भी चीज का अनुसरण करना, यूं की यूं तरीके से उस चीज को रिप्रोड्यूस करना, नकल करना। कोई किसी के, जैसे आपने देखा हो ना सुनील ग्रोवर कपिल शर्मा शो में, है ना, कभी गुलजार साहब की एक्टिंग करता है, कभी खली की एक्टिंग करता है, तो वो इमिटेट करता है ना भाई। अब एक अगला शब्द यहां पर है एमिनेंट। ठीक है ना भाई, एमिनेंट के बारे में थोड़ा सा समझेंगे। जब एमिनेंट के बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं तो एमिनेंट अपने आप में एक एडजेक्टिव होता है मेरे बच्चों, और इस एडजेक्टिव का मतलब हमें समझ में आता है, यानी कि जो क्या होता है, फेमस। ठीक है ना। एमिनेम का नाम सुना होगा आप लोगों ने, है ना, दुनिया का सबसे बेहतरीन रैपर माना जाता है, तो वो फेमस है ना। अब एक शब्द और सामने आ गया जिसे हम कहते हैं इमिनेंट। अब इमिनेंट का मतलब भी अपने आप में पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार तो क्या होता है भाई, एडजेक्टिव ही होता है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है? आप कहेंगे सून टू हैपन, यानी कि जो जल्दी ही होने वाला है। ठीक है ना। वैसे इमिनेंट का मतलब अगर हम कहने की कोशिश करें तो सामान्य भाषा में तो इसे हम कह सकते हैं अप्रोचिंग, जो अब नजदीक आ रहा है, होने ही वाला है। ठीक है ना। अब देखो भाई सवाल को पढ़ते हैं। द यंग आर्टिस्ट ट्राइड टू हम बनाने के लिए इन्फिनिटिव वी1 की जरूरत मानते हैं, है ना। तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की बात अगर हम करते हैं तो इनिशिएट या इमिटेट क्या हो सकता है? द स्टाइल ऑफ एन पेंटर, एक पेंटर का उसने क्या किया है। अब नेचुरल सी बात है कि उस यंग आर्टिस्ट, कोई भी यंग आर्टिस्ट है, कोई भी यंग टीचर है, कोई भी यंग सिंगर है, वो हमेशा इस्टेब्लिश्ड आर्टिस्ट, सिंगर, टीचर की नकल पहले करता है। समझ रहे? तो नकल करने की बात हो गई तो यहाँ इनिशिएट नहीं है, इनिशिएट नहीं है, इमिटेट है। तो जो पेंटर है वो क्या है, उसे ये उम्मीद थी कि इस तरीके से वो डेवलप कर लेगा अपनी एक नई अप्रोच। ठीक है ना। पुराने सिंगर जो होते थे, आज भी कोई अगर सिंगिंग करना चाहता है तो पहले पुराने सिंगर के मतलब सिंगिंग स्टाइल को आपको कॉपी करना है, उसके बाद बनता है। तो बात यहाँ पर क्या हो गई, इमिनेंट नहीं कहेंगे, आप कहेंगे इमिनेंट नहीं कहेंगे, एमिनेंट कहेंगे, यानी कि जो अपने आप में फेमस आर्टिस्ट है उसके स्टाइल को कॉपी करने की यहाँ पर बात हो गई। आओ भाई सवाल नंबर 2 पर काम करते हैं। Carrying weapons inside the stadium is strictly blank under the new security rules। यहां पर ध्यान से समझने का काम करते हैं। देखो, हथियार लेकर आना अंदर स्टेडियम के इज स्ट्रिक्टली, बहुत कठोरता से, अंडर द न्यू सिक्योरिटी रूल्स। तो यहां पर क्या होगा, सभी को ये समझ में आ ही रहा है कि किसी भी चीज को मना किया जाना है कि नहीं। अब मेरे भाई ध्यान से समझने की कोशिश करना। ये लिखा है इज हमारे सामने, इज के साथ हमें लगानी पड़ेगी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, क्योंकि ये जो लिखा हुआ सेंटेंस है ना, अपने आप में पैसिव वॉइस है। ठीक है ना। और पैसिव वॉइस की क्या खास पहचान होती है, इसकी शुरुआत में हम ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, यानी कि नॉन डूअर, इसके बाद लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के साथ लिखते हैं थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। ठीक है ना जी। यानी कि
वेपन्स को अंदर लेकर आना वर्जित किया जाता है। तो आप कहेंगे सर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ये भी अपने आप में क्या होता है, बैन करना, लेकिन है तो शन लगाने की वजह से नाउन। अब नाउन है तो बात खत्म हो गई। सर इज के साथ रिस्ट्रिक्टिंग लगाना पूरी तरह से गलत होगा, ये तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस हो गया तो ये तो डूअर हो गया, जबकि मना किया गया इस काम को, इसने थोड़ी मना किया किसी को, ये भी गलत हो गया। आउटलॉ अपने आप में क्या होता है भाई, आउटलॉ का मतलब हमें क्या समझ में आता है मेरे भाई, आप कहेंगे सर जी आउटलॉ का मतलब हमें समझ में आता है किसी चीज को इलीगल बनाना, समझ रहे हैं। ये अपने आप में है तो एक वर्ब, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है, तो इसका मतलब तो थर्ड फॉर्म हमें चाहिए, तो ये भी गया। अब ऐसे जो क्वेश्चंस है ना ये बहुत काम के हैं, पता है क्यों, क्योंकि आप में से कुछ बच्चे ना लिखे हुए सेंटेंस की हिंदी निकाल कर उसको जचाने की कोशिश करते हैं। हिंदी के हिसाब से जाओगे तो ये सारे ठीक लगेंगे आपको, लेकिन अगर मेरे भाई लिखे हुए सवाल को लॉजिकल तरीके से सोल्व करोगे ना तो मजा भी आएगा और कॉन्फिडेंस भी इंप्रूव होगा। ठीक है भाई, यहां पर हमने इसको पैसिव की तरह देखा, इसके साथ थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म केवल एक ही है। सवाल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे छोटे भाइयों। सेलेक्ट कीजिएगा अप्रोप्रिएट ऑप्शन इस फिल इन द ब्लैंक को पूरा करने के लिए। द टीचर हैड टू ब्लैंक द स्टूडेंट्स फॉर मेकिंग टू मच नॉइज ड्यूरिंग द एग्जाम। अब सोचो जरा, अगर एग्जाम होता है तो एग्जाम किस माहौल में होता है, शांत माहौल में। अब बच्चों ने क्या मचाया, नॉइज, तो शांत माहौल में नॉइज अगर आएगा तो टीचर क्या होगा, अरे भाई साहब टीचर की तो शक्ल ऐसी हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, गुस्से होने का मतलब क्या हुआ, टीचर स्टूडेंट को डांटेगा। डांटने से संबंधित कौन सा यहां पर हमें देखना है फ्रेजल वर्ब, तो सर देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना। यहां पर ये क्या लिखा है, राइट ऑफ। राइट ऑफ का मतलब क्या होता है, राइट ऑफ का मतलब होता है जब किसी तरीके का कोई घाटा होता है ना तो उस घाटे को स्वीकार करना, ठीक है ना, टू एक्सेप्ट अ लॉस। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं मेरे भाई। यहां आप लोगों को इन फ्रेजल वर्ब्स में से एक यहां भरना ताकि ये सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए। टीचर सेंटेंस का सब्जेक्ट है हेड टू के साथ V1 हमें चाहिए। देखिए सभी के सामने शुरुआत में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब टीचर को करना पड़ा स्टूडेंट्स के लिए फॉर मेकिंग टू मच नॉइज ड्यूरिंग द एग्जाम। एग्जाम अपने आप में किस माहौल में होता है, शांत माहौल में होता है। शांत माहौल में बच्चे अगर नॉइज बनाएंगे तो टीचर कैसे हो जाएगा, आप कहेंगे सर टीचर तो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं, टीचर ऐसा गुस्सा हो जाएगा कि सबको क्या है, डांटेगा पीटेगा या फिर पनिशमेंट देगा। ठीक है ना, यानी कि यहां हमें जो आंसर चाहिए वो नेगेटिव कैटेगरी का आंसर चाहिए। देखो राइट ऑफ का मतलब होता है टू रिगार्ड एज अ लॉस। ठीक है ना, यानी कि किसी भी चीज को एक नुकसान की तरह मान लेना। कोई भी चीज जो हुई है उस चीज को निरर्थक मान लिया, नुकसान मान लिया कि भाई इसमें तो कुछ बचा ही नहीं है अपने लिए, क्या हो गया, लॉस हो गया। सर टेल ऑफ का मतलब होता है टू स्कोल्ड, किसी को डांटना। ये अपनी जगह सही जा रहा है, क्यों, क्योंकि अगर एग्जाम टाइम में स्टूडेंट्स शोर मचाएंगे तो टीचर उनको क्या करेगा, नेचुरल बहुत बुरी तरीके से डांटेगा, फटकारेगा। ठीक है ना, यहां स्कोल्ड को रेप्रीमेंड भी कह सकते हैं हम। ठीक है ना भाई, तो ये तो याद कर सकते हैं हम। ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है, अरे भाई आप स्विगी से जोमेटो से अपने लिए खाना मंगाते हैं, वो आपको ड्रॉप ऑफ करता है। ड्रॉप ऑफ का मतलब क्या होता है कि आपके लिए छोड़कर जाता है उस सामान को, समझ रहे हैं, करेक्ट है कि नहीं। अच्छा ड्रॉप ऑफ का एक और मतलब होता है टू फॉल अस्लीप, है ना, पढ़ते पढ़ते नींद आ जाती है भाई, है कि नहीं, है ना भाई। ठीक है, अरे कोई हमें भी मोहब्बत करा दे, कोई हमें भी मोहब्बत करा दे, इस ससुरी हमको नींद बहुत आती है भाई। ब्रेक ऑफ का मतलब क्या होता है, जब आप किसी से कोई भी चीज को रोक देते हैं, बातचीत को रोक देते हैं, कनेक्शन को रोक देते हैं। ठीक है ना, तो ये भी नहीं चलेगा। बढ़िया सवाल था भाई। अब सवाल नंबर 4 को पहले पढ़ेंगे। अब ये सवाल देखते हैं मेरे भाई, बहुत प्यारा सवाल आप सभी के सामने है। पहले तो यहाँ इलिसिट और एलिसिट को लेकर डिफरेंस आपको समझा देता हूं। ये लिखा है एलिसिट, एक वर्ब होता है, इसका मतलब होता है टू गेट द इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, टू गेट द इंफॉर्मेशन, किसी से कोई जानकारी लेने का काम करना। ठीक है ना जी, आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हैं, फॉर्म कैसे भरना है, कोई भी प्रॉब्लम से रिलेटेड, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो आप जानकारी लेते हैं। एलिसिट का मतलब हम इसे कहते हैं टू ड्रॉ द इंफॉर्मेशन। ठीक है ना, कभी कभी इसका मतलब किसी को उकसाना भी हो जाता है। ठीक है ना। अब अगर हम बात करते हैं इलिसिट की, तो ये अपना में एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है गैर कानूनी, यानी कि इलीगल।
ये भी बात अपनी जगह सही होगी, ठीक है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे नन्हे से प्यारे से भाइयों ध्यान से देखने के काम करेंगे हम। यहां लिखा द डॉक्यूमेंट्स, डॉक्यूमेंट्स अपने आप में इस लिखे हुए सेंटेंस का सब्जेक्ट ही जगह रखा हुआ शब्द है, ठीक है ना। अब ये जो लिखा है डिस्कवर्ड ड्यूरिंग द रीड, ये सारा का सारा पार्टिसिपल फ्रेज है जो इस डॉक्यूमेंट्स को क्वालिफाई कर रहा है। मेरी बात समझ में आ रही है? यानी कि डॉक्यूमेंट्स खोजे गए ड्यूरिंग द रीड, रीड के दौरान जो खोजे गए, पाए गए, ठीक है जी। अब इसी के अनुसार आपको यहां पर लिखना है सेंटेंस के अंदर क्या भाई, वर्ब। इन नेचर, प्रकृति में कैसे हैं, लीडिंग टू मल्टीपल अरेस्ट, यानी कि बहुत सारे लोगों को इसकी वजह से अरेस्ट किया जाएगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, अगर बहुत सारे लोगों को अरेस्ट किया जाएगा तो नेचुरल सी बात है यहां पर आप जो भी लिखने का काम करोगे वो नेगेटिव सेंस की ही बात करोगे। बोलो हाँ, ठीक है भाई, हाँ कि नहीं। अब मेरे भाई यहां हमें क्या समझ में आता है, देखो हैड बीन इलिसिट, हैड बीन इलिसिट अपने आप में क्या है, आप कहेंगे सर पास्ट परफेक्ट है। अब पास्ट परफेक्ट के साथ एक क्या दिक्कत होती है, पास्ट परफेक्ट की जब भी हम बात करते हैं तो हम इसे प्रेजेंट से किसी एक पास्ट एक्शन की बात करते हैं जो पास्ट इंडेफिनेट में है, और इससे ज्यादा पास्ट की जो अगर हम बात करेंगे तब उसके लिए हेड के साथ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लेकर जाएंगे। तो ये वाली बात तो अपनी जगह वैलिड नहीं रही भाई, है कि नहीं, बात समझ रहे हैं। हैव बीन एलिसिट, एलिसिट की मतलब नॉनसेंस हो गया, एलिसिट तो एक वर्ब है, अगर बीन के साथ कहेंगे तो एलिसिट के लिए हमें थर्ड फॉर्म लगानी पड़ेगी, ये भी नहीं चल पाएगा भाई। वर्ब के साथ एलिसिट कोई टेंस का काम नहीं कर रहा है। देखो मेरे भाई यहां पर मैं आप लोगों को हिंट देता हूं, अगर हमारे लिखे हुए सेंटेंस के अंदर हमें इज एम आर या फिर वॉज वर अगर देखने को मिले तो इसके साथ हमें तीन तरीके की संभावनाएं समझ आती हैं। पहली बात तो ये समझ में आती है, अगर इसके साथ आईएनजी हम लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट या पास्ट का कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाता है। इन्हीं के साथ अगर मेरे भाइयों इन्हीं इजएमआर या वॉज वर के साथ हम थर्ड फॉर्म लगा देते हैं तो ये प्रेजेंट या पास्ट के टेंसेस की अगर बताएं तो हम बात पैसिव बन जाता है। और इजएमआर या वॉज वर के साथ हम फिर इसके अलावा लिख सकते हैं क्या, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, या तो नाउन या फिर एडजेक्टिव, है ना। जैसे मैंने कहा ही इज अ डॉक्टर, तो इज के बाद ये डॉक्टर जो लिखा है ही की जानकारी पूरी कर रहा है, नाउन हो गया। मैंने कहा ही इज हैप्पी, तो हैप्पी क्या है, एडजेक्टिव जो कि ही के बारे में हमें बता रहा है। तो एलिसिट की बात यहां वर्ब के साथ क्यों नहीं आई, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो किसी भी कीमत पे इनके साथ नहीं आती। तो बचा हमारे पास क्या भाई, अब आप कहेंगे सर जी ये हमारे सामने बचा, ये जो वर्ब हमारे सामने लिखा है ये हो गई लिंकिंग वर्ब। क्या हो गई मेरे भाई, लिंकिंग वर्ब। और लिंकिंग वर्ब के साथ ये जो इलिसिट लिखा हुआ है ये है एडजेक्टिव, ठीक है ना। तो डॉक्यूमेंट्स जो खोजे गए थे रेड के दौरान वो थे, डॉक्यूमेंट्स प्लूरल होने की वजह से वर्ब आई, वर्ब, लिंकिंग वर्ब। और इस वर्ब के साथ ये इलिसिट लिखा एडजेक्टिव है, वो गैर कानूनी थे अपनी नेचर में, जो कहां लेकर जा रहे थे, बहुत सारे लोगों को अरेस्ट। अब देखो यही है आप लोगों की मेहनत का नतीजा। एक क्वेश्चन को इतने प्यार खूबसूरत तरीके से समझो कि इसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी समझ आए, इसमें हमें फंक्शनल ग्रामर भी समझ में आए, इसके अंदर हमें लॉजिक भी समझ आए कि टेंस का यूज यहां पर किस तरीके से नहीं हुआ, ठीक है। तो यही चीजें हैं मेरे भाई जो सीखनी है। चलो मेरे नन्हे से प्यारे से भाइयों सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। शी लुक्ड एट मी, आई हैड जस्ट टोल्ड द मोमेंट द मोस्ट अनबिलीवेबल स्टोरी। तो चलिए सवाल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। शी लुक्ड एट मी, उसने मुझे देखा, ठीक है ना। आगे क्या लिखा है, आई हैड जस्ट टोल्ड द मोस्ट अनबिलीवेबल स्टोरी इन द वर्ल्ड। पूरी दुनिया में मैंने ऐसी कहानी सुनाई है जिस पर कोई भी विश्वास नहीं कर सकता। मेरी बात समझ रहे हैं। चलो देखो, मोर ओवर अपने आप में एक ऐसी कंजंक्शन का काम करता है, कंजक्टिव एडवर्ब का काम करता है, जो क्या कर रहा होता है, इंफॉर्मेशन में कुछ चीज जोड़ने का काम करता है। मेरी बात समझ रहे हैं। मम्मी कभी कभी आपको किसी पड़ोसी पड़ोसन के बारे में बता रही होती है, अरे ये तो बहुत घटिया इंसान है, और सुन तू, मैं बताऊं इसके 25 चक्कर चल रहे हैं, अरे तू और सुन, ऐसा है इसका पति, पता है तुझे। तो ये और सुन ये क्या है, मोर ओवर है, चीजों के अंदर इंफॉर्मेशन ऐड करने के लिए। फर्दर मोर और ये दोनों के दोनों एक ही काम करते हैं। अपने पल्ले एक बात पड़ गई, क्या बात पड़ गई कि सर जब ये और ये दोनों सेम है तो नेचुरल सी बात है एक साथ दो ऑप्शंस तो करेक्ट नहीं हो सकते।
वेदर अपने आप में एक ऐसा कंजंक्शन है जो हमेशा क्या हमें देने की कोशिश करता है, चॉइस। मेरी बात समझ रहे हैं? यानी कि एक और एक, दो के बीच में ये चॉइस हमारे सामने खड़ी कर देता है। तो सर यहाँ चॉइस की तो बात ही नहीं है। सर उसने मुझे ऐसे देखा मानो मैंने पूरी दुनिया की अनबिलीवेबल स्टोरी उसको सुनाई हो, है ना। एज दो अपने आप में इसकी हिंदी निकल कर आती है मानो, इसकी हिंदी निकल कर आती हो जानो, है ना। यानी कि ऐसा। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। अब इसकी अगर इंग्लिश की बात हम करते हैं तो इसका मतलब निकलता है इन ए वे दैट इट इज ट्रू, दैट इट इज ट्रू। ठीक है ना। ऐसे लगता है जैसे कि ये सच हो, ठीक है ना, ऐसा उसको लगता है। मेरी बात समझ में आ रही है? तो ये अपनी जगह करेक्ट आंसर यहां पर बन जाता है। आओ मेरे भाई, सवाल नंबर 6 को पहले आप पढ़ेंगे, ध्यान लगाएंगे। सवाल हमारे सामने लिखा, द टीचर विल प्रेज, टीचर प्रशंसा करेगा ब्लैंक, कंप्लीट्स द असाइनमेंट ऑन टाइम। ठीक है ना, जो भी इस असाइनमेंट को पूरा करेगा। देखिए मेरे भाई, ये जितनी भी चॉइसेस हमारे सामने दी हैं ये सभी के सभी अपने आप में क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना जी। इस हुम की अगर हम बात करते हैं तो ये हमेशा ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, मैं इसे ऑब्जेक्टिव केस में यूज करता हूं। यहां लिखी है वर्ब, तो इस वर्ब के लिए हमें चाहिएगा सब्जेक्टिव केस, तो ये तो हो नहीं सकता। हुज अपने आप में हमेशा पजेसिव केस को बताने की कोशिश करता है। अब पजेसिव केस का मतलब क्या हुआ, जैसे आपने कहा आई नो हिम, मैं जानता हूं उसे। ठीक है ना। हुज बाइक इज स्टोलन, ठीक है ना, जिसकी बाइक चोरी हुई है। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, हुज रिलेट तो इस पर्सन को कर रहा है, लेकिन इस हुज की वजह से पोजेशन किस पर है, आप कहेंगे सर बाइक पर है। तो यानी कि इस हुज के बाद वो नाउन हमें चाहिए जिस पर अधिकार दिखाया जा रहा है, का के की कहकर, तो ये भी नॉनसेंस हो गया। हु और हुएवर की हम बात कर रहे हैं। अब इन दोनों की एक बिल्कुल स्मार्ट ट्रिक आप लोगों को बता देता हूं, हमेशा याद रखिएगा। हम हु का तब यूज करते हैं जब ये आने वाली हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब का सब्जेक्ट बनता है मेरे बच्चे, और इसके ठीक बाद, इससे ठीक पहले नाउन या प्रोनाउन हमें देखने को मिलता है जो किसी इंसान की बात करता है। क्या आप मेरी बात समझ रहे हैं, हाँ कि नहीं? अब मेरे भाई, ये अपने आप में किस तरीके का हो गया, एक डेफिनेट कैटेगरी का रिलेटिव प्रोनाउन होगा। डेफिनेट का मतलब हम उस इंसान की बात करें जो पहले मेंशन किया है। ठीक है ना। जैसे मैंने आपको एक छोटा सा उदाहरण हिंदी में कहा, उस लड़की को बुलाओ जिसकी किताबें यहां रह गई थी। आप किसको बुलाओगे, सिर्फ उस लड़की को। डेफिनेट है, वो लड़की ही होगी जिसकी किताब है। अब अगर मैं आपको ये कहूं उसे बुला कर लाओ जिसकी किताबें यहां रह गई, तो आप किसको बुलाओगे, वो लड़की भी हो सकती है, लड़का भी हो सकता है, बुजुर्ग भी हो सकता है, टीचर भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, कोई भी हो सकता है। समझ रहे? तो इस मामले में हमें थोड़ा सा इंडेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू से समझना होगा। और इंडेफिनेट पॉइंट ऑफ व्यू क्या कहता है, हम हु का तो यूज करेंगे क्योंकि आने वाली हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब के लिए सब्जेक्टिव केस चाहिए, लेकिन अगर इससे पहले हमें नाउन या प्रोनाउन नहीं लिखा मिले तो हम इसे लेकर जाते हैं इंडेफिनेट में और इसके साथ जोड़ देते हैं एवर, या तो हु एवर या फिर हम इसी के लिए हु सो एवर का यूज करते हैं। ठीक है ना। तो इसकी हिंदी निकलती है जो या जिसे। ठीक है ना जी। इन दोनों की हिंदी निकल कर ये आती है क्या चीज, जो कोई। ठीक है ना। ठीक है ना, या जो भी। ठीक है, जो भी हो, कोई भी हो, पर कोई भी हो सकता है। अब मेरे भाई, आप यहां पर कहेंगे द टीचर विल प्रेज, ये तो अपने आप में एक वर्ब है। यहां पर इस लिखी हुई वर्ब से सब्जेक्टिव केस हमें चाहिए, तो हु या हुएवर कोई भी आ सकता है। समस्या क्या होगी भाई, हम जिसको रिलेट कर रहे हैं वो नाउन या प्रोनाउन तो यहां पर है नहीं। अगर नहीं है तो सर इंडेफिनेट कैटेगरी के ही रिलेटिव प्रोनाउन से हम इसको कनेक्ट करेंगे। मजा आया सवाल में? हर एक सवाल में मैं आपके दिल को क्या करूंगा, क्या करूंगा, छू लूंगा यार। कमाल करते हो मेरे भाई। सवाल नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 हमें क्या कहता है, पढ़े पहले ध्यान से। अब देखो बेटा, यहां पर हमारे सामने है ये सारे के सारे जो शब्द है ये प्रेपोजिशन है। बिसाइड, बिसाइड्स, बियॉन्ड, विदिन, ये सब की सब अपने आप में प्रेपोजिशन है। सबसे पहले विदिन के बारे में हम समझेंगे तो विदिन का मतलब होता है हमारे सामने एक लिमिट दी गई है। ठीक है ना। हमारे सामने सर्कुलर लिमिट भी हो सकती है, हमारे सामने हॉरिजॉन्टल लिमिट भी हो सकती है, यहां से यहां के बीच। ठीक है ना, इन दोनों के बीच। ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या होता है, किसी भी चीज की जब लिमिट अगर बताई जाती है तो आप इसी के अंदर सोचेंगे, आप इसी के अंदर कहीं पर भी सोचेंगे। ठीक है ना जी। तो इसकी हिंदी की अगर हम बात समझने का काम करें तो ये होगा के भीतर। ठीक है ना जी। विदिन हमेशा लिमिट की बात करता है।
आगे लिखा है क्या चीज, बियॉन्ड। बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, एक सर्टेन पॉइंट से परे चले जाना, किसी चीज के परे चले जाना, ठीक है ना। तो इसका अर्थ अगर हम समझेंगे तो इसका अर्थ निकलता है ऑन द फार साइड ऑफ, ठीक है ना, ऑन द फार साइड ऑफ, है ना, किसी चीज से परे निकल जाना। अब बिसाइड्स और बिसाइड की बात हम करते हैं, प्रेपोजिशन है। बिसाइड की बात अगर हम करते हैं तो ये हमारे सामने अगर ए बिल्डिंग है तो इसी के बिसाइड जो है दूसरी बिल्डिंग क्या है, बी है। तो बिसाइड हमेशा प्लेस की जानकारी देता है, और प्लेस की जानकारी अगर देता है तो ये इसके बिसाइड है, इसका मतलब निकल कर आता है क्या चीज, नेक्स्ट टू। बिसाइड हमेशा प्लेस की जानकारी देता है, समझ रहे हैं? ठीक है। बिसाइड्स की अगर हम बात करते हैं तो बिसाइड्स का मतलब होता है जो जानकारी आपके सामने है उसमें कुछ और जोड़ देना, तो इसका अर्थ निकल कर आता है क्या, इन एडिशन टू, ठीक है ना। इसका क्या अर्थ निकलता है, इन एडिशन टू। कभी कभी इसी का अर्थ निकल कर आता है क्या, एज वेल एज। अब मेरे भाइयों सवाल को पढ़ते हैं। ब्लैंक द एक्सेलेंट लोकेशन, द होटल ऑल्सो ऑफर्स फ्री ब्रेकफास्ट एंड वाईफाई टू ऑल गेस्ट्स, ठीक है। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, विद इन द एक्सेलेंट लोकेशन द होटल ऑफर्स, यानी कि लोकेशन के अंदर ही आपको ब्रेकफास्ट मिलता है और वाईफाई मिलता है। देखो वाईफाई की बात है तो विद इन चल जाता, लेकिन ब्रेकफास्ट इसी के अंदर मिलता है। बहुत सारे तो ऐसे भी कस्टमर्स किसी होटल में आते हैं जो लोग अपना ब्रेकफास्ट वहां पर बूफे पर या रेस्टोरेंट में बैठ के नहीं करते हैं, वो अपना ब्रेकफास्ट होटल से बाहर लेके जाते हैं कि हमें ट्रैवल करना है, हमारी फ्लाइट है तो हम रास्ते में खा लेंगे। तो ये थोड़ा सा डाउट में है, नहीं चल पाएगा। बियॉन्ड का मतलब क्या हुआ, अब किसी भी होटल का जो ब्रेकफास्ट है क्या वो होटल से परे जाके मिलेगा, सोचो। फार साइड नहीं, बिल्कुल नहीं सर। बिसाइड की बात हम कर रहे हैं तो बिसाइड का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये समझ में आया कि ये एक होटल है भाई, बिसाइड का मतलब बगल में। यहां एक अलग जगह बना रखी है जहां आपको एक एक्सीलेंट लोकेशन भी होगी, यहां पर आपको वाईफाई भी मिलेगा, ब्रेकफास्ट भी मिलेगा। आप कहोगे गुरुजी दिमाग चकरा दिया है इस सवाल ने, नहीं हो पाएगा। आप कहेंगे सर ये बात तो हमारी चल सकती है कि आपको यहां पर एक अच्छी लोकेशन के साथ साथ, यानी कि जो होटल की लोकेशन है ना वो खुद में ही बहुत अच्छी है, ब्रेकफास्ट भी मिलता है, साथ में क्या मिलता है, वाईफाई मिलता है। तो तगड़ा सवाल था ना, हिला डाला दिमाग को। टेंशन नहीं लो, हर एक सवाल में मैं क्या कह रहा था थोड़ी देर पहले, आपके दिल को छू लेंगे हम, ठीक है मेरे नन्हे प्यारे भाइयों। सवाल नंबर 8 को पहले आप ध्यान से पढ़ेंगे। अब कितना बेहतरीन सवाल है, ध्यान से देखने की कोशिश करेंगे। देयरफॉर अपने आप में एक ऐसा शब्द है, ठीक है ना, जो हमेशा बताने की कोशिश करता है क्या चीज, रिजल्ट, ठीक है ना। देयरफॉर अपने आप में एक कंजंक्टिव एडवर्ब है जो रिजल्ट बताती है, ठीक है ना। ऑल्दो की अगर हम बात करते हैं तो ऑल्दो अपने आप में सिर्फ और सिर्फ कंट्रास्ट बताता है, विरोध बताता है, ठीक है ना। एज लॉन्ग एज अपने आप में एक टाइम की बताने वाली बातचीत को इंट्रोड्यूस करता है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जब तक। हिंदी में हम कहते हैं हालांकि, हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसीलिए, ठीक है भाई। ये सभी हिंदी भी थोड़ी थोड़ी काम आ जाते हैं। एज इफ का मतलब होता है मानो, जैसा हमने पिछले सवाल में किया ना, कोई चीज है नहीं पर हम उसे मान लेते हैं कि ऐसा शायद लगता है कि ऐसा हो जाए। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना, इन अ वे दैट सीम्स ट्रू, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं ही एक्टेड, उसने ऐसे एक्ट किया। एक्ट का मतलब कोई काम किया, परफॉर्म किया, या फिर हमारे सामने पेश आया। ही ओन्ड द प्लेस, जैसे उसने उस जगह का मतलब क्या है, खरीद रखा हो। इग्नोरिंग एवरीवन अराउंड हिम, आसपास के हर किसी इंसान को उसने क्या किया, इग्नोर किया, और इस तरीके से एक्ट कर रहा था मानो वो उस जगह का मालिक हो। तो भाई साहब जब मानो की बात है तो ये तो इमेजिनेशन को बताने की कोशिश कर रहा है। अब भाई साहब वो इस तरीके की अगर एक्टिंग कर रहा है, इमेजिन करके दिखा रहा है कि भाई साहब सब कुछ उसने खरीद रखा है, तो मेरे भाइयों यहां पर इसके अलावा कुछ और नहीं आ सकता। कंट्रास्ट यहां नहीं है, जब तक की सेंस यहां नहीं, देयरफॉर परिणाम यहां पर नहीं है। ये बढ़िया सवाल था गुरु, है ना। आओ भाई क्वेश्चन 79 की ओर चलते हैं। पहले एक बार आप इस सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे मेरे भाई। देखो मेरे भाई, पहले तो इन सभी लिखे हुए शब्दों को समझ लो, उसके बाद यहां पर फिल करने की कोशिश करना। जो सफिशियंस के साथ वाई लगा है ना, ये इसको नाउन बनाता है। इनका मतलब नेगेटिव, यानी कि जो अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, नाउन है पार्ट्स ऑफ स्पीच के अनुसार। अबंडेंट अपने आप में सिर्फ और सिर्फ एक एडजेक्टिव होता है, जिसका मतलब होता है इनफ, प्रचुर मात्रा में, कोई भी संख्या मात्रा सामने हो।
स्केरसिटी में वाई जोड़ते ही ये भी नाउन हो गया। स्केरसिटी का मतलब क्या होता है, किसी चीज की कमी, ठीक है, लैक। एग्जीगुअस, ओयूएस को देखते ही आपको सही समझ आ गया, ये एडजेक्टिव होता है। एग्जीगुअस का मतलब क्या होता है, किसी चीज की जो मात्रा है वो बहुत कम होती है, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारे सामने स्मॉल इन अमाउंट। अच्छा, स्मॉल इन अमाउंट को ना एक और तरीके से आप याद कर सकते हैं, इसे आप मीगर भी कह सकते हैं। अब मेरे छोटे से भाइयों ध्यान से समझते हैं। द फार्मर्स, किसान थे, उन्होंने झेला अ पीरियड ऑफ सीवियर, सीवियर नेगेटिव वर्ड हो गया, कठोर, ठीक है ना। ये पॉजिटिव नेगेटिव कैटेगरीज को शब्दों से अगर जोड़ोगे ना, वो कैबिट्स आपकी बहुत मदद करने वाली है, ठीक है भाई। अब मेरे भाई, ड्रॉट का मतलब क्या होता है, सूखा। सूखा कब आता है, जब बारिश ना आए, यानी कि ये भी नेगेटिव वर्ड है। अब हमें देखना है क्या चीज, एंड द वाटर सप्लाई वॉज एक्सट्रीमली, देखो जो पानी की जो सप्लाई थी ना, वॉज, यहां पर वॉज अपने आप में, थोड़ी देर पहले हमने इस सवाल को जब पढ़ा था, याद है भाई, इज एम आर वॉज वर्ग के साथ, ठीक है, तीन चीजें थी, V1 ING, वी की थर्ड फॉर्म, या फिर हमें क्या लिखा हुआ चाहिए, एडजेक्टिव। तब इस एडजेक्टिव की वजह से ही ये क्या बनती है, लिंकिंग वर्ब। अब मैंने आप लोगों को आपके बैच में डिटेल में ये चीज समझाई है, बोलो हाँ। अब डिटेल में ये चीज समझी है तो अब चीजें आसान हो जाएंगी। वॉज एक्सट्रीमली, एक्सट्रीमली क्या है, एडवर्ब है भाई। सबसे पहले सुदर्शन चक्र सीरीज के सबसे पहले सेंस में ही हमने समझा एक्सट्रीम अपने आप में क्या है, एडजेक्टिव है मेरे भाई। LY जैसे ही हमने इसके साथ जोड़ा तो ये क्या बन गया छुटकू भाई, एडवर्ब बन गया। तो अब आप यहां पर क्या कहने वाले हैं, सर यहां लिंकिंग वर्ब की वजह से एडजेक्टिव हमें चाहिए। सर यही एक अकेला एडजेक्टिव है जो कम मात्रा को बताता है, क्योंकि सूखा पड़ा है तो पानी की जो सप्लाई वो भी बहुत कम हो गई है, समझ रहे हैं। नाउन नहीं आएगा। अबेंडन तो इसका मीनिंग ऑपोजिट बना दे रहा है, और ये नाउन भी नहीं आएगा। बहुत मजेदार सवाल था, हिला डाला ना। चल मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 10 पर दिमाग लगाते हैं अब हम। सवाल बहुत ही प्यारा है, समझने से पहले एक बार इनको देखने की कोशिश करते हैं। देखो, टर्न ओवर का मतलब होता है पलटना। अब ये वो पलटना नहीं है कि शाहरुख खान चलती हुई काजोल को ये कहेगा पलट, ये वो वाला काम नहीं है। आपके पास अपनी बुक है, अब आप इस बुक के पन्ने को पलटते, ओहो हो गोपाल सर ने ना मैं मिनी बुक दी है, बहुत बढ़िया बुक है, अरे वाह जी वाह, ये क्या है, पन्ने को पलटना हो गया। तो इसी को हम कह सकते हैं अंग्रेजी में क्या चीज, टू फ्लिप, ठीक है ना। अब फ्लिप करने का काम करना, अब फ्लिप किसी पेज को भी किया जा सकता है या फिर किसी भी चीज को भी किया जा सकता है, ठीक है भाई। टॉक ओवर का मतलब होता है किसी चीज की चर्चा किसी से करना, मेरी बात समझे। तो यानी कि यहां पर अगर हम इसको कहने की कोशिश करें, डिस्कस समथिंग विद समवन, ठीक है जी। लुक ओवर का मतलब क्या होता है, लुक ओवर का मतलब होता है एग्जाम से पहले आप अपने नोट्स को फटाफट से देख के जाओगे भाई, है ना। तो जब फटाफट से देखना होता है ना, उसी चीज को हम लोग कहते हैं टू ग्लैंस, ठीक है ना। अब मजेदार बात ये, सारी की सारी हमारी फ्रेजल वर्ब्स हैं, तो इनमें आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। गो ओवर का मतलब होता है किसी चीज की जांच पड़ताल करना अच्छे से, ठीक है भाई, ओके भाई। अब मेरी बात ध्यान से समझना भाई, बिफोर सबमिटिंग, सबमिट करने से पहले रिपोर्ट को, बेटा ये प्रेपोजिशन है, इसीलिए इसके साथ हमें फ्रेज लिखा देखने को मिला। शी वॉन्टेड टू, वो चाहती थी, क्या चाहती थी, इट वन मोर टाइम टू एंश्योर, एंश्योर अपने आप में एक वर्ब होती है भाई, और ये वर्ब ऐसी होती है जिसका मतलब होता है सुनिश्चित करना, है ना। यानी कि सुनिश्चित करने का मतलब क्या होता है, किसी चीज को कंफर्म करना, किसी चीज को पक्का करना। आप जब भी कभी अपने घर से बाहर निकलते हैं तो आप हमेशा दो तीन चीज़ों का ध्यान रखते हैं, आपकी जेब में मोबाइल होना चाहिए, आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, आपके पास कुछ कैश होना चाहिए, उसके अलावा अगर मान लो आप गाड़ी नहीं लेके जा रहे तो मेट्रो कार्ड होना चाहिए, मेट्रो कार्ड नहीं है तो कोई ना कोई बस पास होगा आपके पास, है कोई ट्रेन का पास होना, कुछ ना कुछ ऐसी आप चेक करके जाते हैं, उसी चीज़ को इंश्योर कहते हैं, ठीक है ना। कहीं गलती ना हो, अगर गलती की बात है तो सर यहाँ फ्लिप किया नहीं जा सकता, ठीक है मेरे भाई। टॉक ओवर नहीं, लुक ओवर नहीं, डिस्कस किया होता तो यहाँ उस इंसान का नाम होता, तो आप कहेंगे उस इंसान ने खुद ब खुद इस चीज की जांच करी, कहीं कोई गलती तो इस चीज में नहीं हुई है, ठीक है भाई। चले मेरे भाई आगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट पर, जिसे हम कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। आप सभी के सामने मेरे दोस्तों पेपर में एक सेंटेंस आधा दिया जाता है जिसको आपको पूरा करना है सेंटेंस कंप्लीशन के नाम से। पहला सवाल हमारे सामने है मेरे भाई, ध्यान से समझने का काम करते हैं।
सबसे पहले हैड, वॉज, हैव, हैड, इनको समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी लिखे हुए सेंटेंस में अगर बी को हम एक लिंकिंग वर्ब की तरह यूज करते हैं, ठीक है ना, तो इसके बाद हम हमेशा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिखने की कोशिश करते हैं, और ये हमेशा किसी के होने के बारे में बताता है। यानी कि होने का मतलब हमें समझ में आता है किसी की अवस्था क्या है, किसी का होना कैसा है, समझ रहे हैं? ठीक है भाई। अब अगर हम इस बी के अलावा यहां पर हैव के बारे में बात करते हैं, तो हैव अपने आप में पोजेशन को बताने की कोशिश करता है। ठीक है मेरे भाई, बात समझ रहे हैं? पोजेशन को बताने की कोशिश कर सकता है, ये किसी के रिलेशन को बताने की भी कोशिश कर सकता है। अगर हम बताएं तो ये किसी इंसान की हेल्थ के बारे में भी बताने का काम कर सकता है। अब मजेदार बात यह है, यहां पर इस होने और इस होने में फर्क है। ठीक है ना, इस होने का मतलब अवस्था है, यानी कि किसी चीज की भी स्टेट है या एग्जिस्टेंस है। ठीक है ना, यहां पर इस हैव का कोई भी रूप आप ले लो, हैव का मतलब हैज है, हेड है, कोई भी ले लो, ये किसी चीज का होना होता है, यानी कि अधिकार होना, संबंध होना, सेहत का होना। समझ रहे हैं? तो इन चीजों को बताने की कोशिश करेंगे। जैसे अगर मैं कहूं आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार है, मेरे पास कार का होना मींस उस पर अधिकार, पोजेशन है। ठीक है ना, मैंने कहा आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है, भाई के होने से रिलेशन को बता दिया, है ना। मैंने कहा आई हैव, कोई भी बीमारी का नाम लिख दीजिएगा, है ना, फीवर है, बुखार है, कुछ भी लिख दीजिएगा, यानी कि यहां पर होना मेरे शरीर के अंदर है। सवाल को पढ़ते हैं, देवर, इस वर ने हमें समझा दिया कि बात पास्ट में चल रही है। दे वर इन्फॉर्म्ड, उनको सूचना दी गई थी कि द इनोगुरल वर्जन, इनोगुरल का मतलब होता है बाबू शुरुआती, जो बिल्कुल शुरुआत में लेकर आया जाता है, ऑफ द स्कीम। अब मेरे भाई पास्ट होने की वजह से पास्ट की ही बात को हम कनेक्ट करेंगे। ठीक है जी, हेड के साथ हैज आने का कोई टेंस नहीं है। अगर हम हेड की बात कर रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब है, और पास्ट परफेक्ट की वजह से फिर हम इस हैज की थर्ड फॉर्म यहां लिखेंगे, ये हमारे पास मेन वर्ब है, तो ये भी अपनी जगह गलत है। वॉज यहां क्यों नहीं आ पाया? वॉज अपने आप में अवस्था बताता है, इनोगुरल वर्जन की अवस्था 3 पार्ट्स थी, ऐसा तो हैगा ही नहीं। मेरी बात समझ में आ रही है? क्यों नहीं हो पाएगा, इसको ऐसे भी आप समझ सकते हैं। मैं अगर आपको कहूं ही इज डॉक्टर्स, तो क्या आप ये अपनी जगह सेंटेंस को सही मानते हैं? बोलो जरा। तो आप कहोगे सर जब हम इसके साथ एक लिंकिंग वर्ब यूज करते हैं तो वो इस सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को इसके बराबर रख देता है ना मेरे भाई। इसका मतलब क्या समझ में आ, ये भी अगर सिंगुलर है तो ये भी हमें सिंगुलर ही चाहिएगा। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो इनोग्रल वर्जन अपने आप में सिंगुलर था मेरे भाई, तो सिंगुलर के साथ यहां पार्ट्स तो प्लूरल नहीं आ सकता, इसी वजह से हम लोगों को वॉज यहां पार्ट्स के अनुसार नहीं लगाना। तो बचा क्या? इसके अंदर इसका होना बताया है, पोजेशन की कैटेगरी में आ जाता है। द इनोगुलर वर्जन ऑफ द स्कीम हैड 3 पार्ट्स, इसके अंदर 3 हिस्से थे। होने का मतलब क्या है? यहां पर पोजेशन है। ठीक है भाई। अच्छा, पोजेशन की जगह इसका पार्टिटिव यूज भी हम कर सकते हैं। खैर इतनी दूर अपन नहीं जाएंगे, हमें उतना जाना है जितना हमें इमीडिएटली पेपर में याद आ जाए। चलिए भाई, अब सवाल नंबर 12 की तरफ चलते हैं। पहले आप एक बार इसको पढ़ेंगे फिर हम समझेंगे भाई। अब सवाल बिल्कुल सीधा साधा सच्चा है। देखिए मेरे बच्चों, हम इफ के साथ कोई भी कंडीशन बताते हैं और उसके बाद रिलेटिव मतलब रिजल्ट बताने का काम करते हैं। तो ये हमारे सामने क्या हो गई? कंडीशन, और ये हमारे सामने क्या हो गई? रिजल्ट। ठीक है ना, ये अपने आप में सबऑर्डिनेट क्लॉज कहलाता है, ये मेन क्लॉज होता है। अब मजेदार बात ये है मेरे भाई, जब भी कोई कंडीशन बताई जाती है तो कंडीशन को आप प्रेजेंट में बता सकते हैं, कंडीशन को आप पास्ट में बता सकते हैं, कंडीशन को आप फ्यूचर में नहीं बता सकते। रिजल्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो रिजल्ट के लिए टेंस की भी बात कोई फिक्स नहीं होती, इसके लिए कोई भी आप विल, शैल, वुड, शुड, मस्ट कुछ भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड करता है किस तरह का कॉन्टेक्स्ट जनरेट किया गया है। तो आप क्या करेंगे अगर आप बहुत सारा पैसा जीत जाएं? तो बात यहां पर आती है, सबसे पहले इफ के साथ वुड लगा देना गलत हो गया, है ना। वैसे भी आप समझ रहे हैं वुड एक मॉडल एक्सिलरी है, इसके साथ बेस फॉर्म ऑफ वर्ब हमें चाहिए, तो वो नहीं, विन आता तो सोचते, है ना भाई। अब यहां पर समस्या फिर से आ गई, इफ के साथ हमें विल की जरूरत नहीं है, इफ कंडीशन बता रहा है तो फ्यूचर की बात नहीं करेगा। 2 चॉइसेस डिस्कशन से बाहर, है ना बेटा। अब देखो सवाल हमारे सामने क्या आ रहा है, इफ यू हैव वन, अगर कंडीशन हमारे सामने प्रेजेंट में है तो रिजल्ट को बताने के लिए हम लोगों को फ्यूचर इंडेफिनिट की जरूरत पड़ती है। कंडीशन अगर पास्ट में है तो हमें किसी भी रूप में वुड का यूज करना है। तो बाबू यहां पर वुड तब आए जब कंडीशन हमारे पास किस में है?
पास्ट में है। तो ये बहुत मजेदार सवाल है, लंबी चौड़ी बातें इस पर की जा सकती है, लेकिन हमें उतना पढ़ना है, उतना ही अच्छे से समझना है जो हमारे एग्जाम्स में काम आए। सवाल नंबर 13, तेरा तेरा सुरूर, इफ इट स्टॉप्ड रेनिंग, है जी। वही सवाल, उसी अंदाज का सवाल जो अभी आप लोगों ने किया है। तो आप यहां पर क्या कहेंगे, देखो मेरे नन्हे बच्चों, इफ के साथ कंडीशन किस में बताई गई है, पास्ट टेंस में, है ना। अगर रुक गई बारिश तो हम क्या करेंगे, है जी। तो ऑट टू अपने आप में बताने की कोशिश करता है किसी भी चीज का मोरल ओब्लिगेशन। अब मोरल ओब्लिगेशन नैतिकता के आधार पर करना, तो सर जरूरी थोड़ी है बारिश रुके तब बाहर जाए, तो सर ये बात अपनी जगह फेल हो गई, है ना। यहां पर बात शुड की अगर हम कहते हैं तो शुड अपने आप में एक जनरल सजेशन है, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। या फिर जनरल की अगर सामान्य रूप से कोई चीज नेसेसरी है, ठीक है ना, जनरल नेसेसिटी की बात अगर हम कहें तो, ठीक है ना भाई, इस मामले में भी कोई ज्यादा बात नहीं जच रही है। वी हैड गोन आउट, सर पूरी तरह गलत हो गया, कंडीशन का रिजल्ट में टेंस ध्यान रखना होता है, मॉडल एक्सिलरी के अकॉर्डिंग बताना होता है। तो आप क्या कहेंगे सर, तो हम बाहर, यहां पर एबिलिटी को बताया जा रहा है, किसको बताया जा रहा है, पास्ट की एबिलिटी को बताया जा रहा है, समझ रहे हैं, ठीक है। अगर बारिश रुकी हम बाहर जा सकते थे, तो यही हमारे सामने इसका करेक्ट आंसर बनता है। बहुत तगड़ा सवाल था ये, तो फंसाने वाला सवाल था, ठीक है बेटा। अब सवाल नंबर 14 आपके सामने है, व्हाट टाइम, सोचकर जवाब देखेंगे, पहले आप दिमाग लगाएंगे। अब इस सवाल के अंदर मजेदार बात क्या है, व्हाट टाइम, क्या है वो समय, ठीक है जी। यहां से तो क्वेश्चन पूछना शुरू हो गया है, हेल्पिंग वर्ब सब जगह पर डज क्यों आई है भाई, रीजन क्या है, क्योंकि ये इसका जो सभी की सभी जगह सब्जेक्ट है सिंगुलर है। अब इसी डज की वजह से आगे सब जगह पर गेट लिखा है, सर लंदन सब जगह पर लिखा है। मजेदार कंफ्यूजन कहां है, इन लिखी हुई प्रेपोजिशन के लिए। एट अगर हम कहते हैं तो एट किसी स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ लोकेशन को बताता है। पॉइंट ऑफ लोकेशन को बताने का मतलब क्या हुआ, कोई एक निर्धारित बिंदु, कोई ऐसी जगह जो स्पेसिफिक है, जहां कोई मूवमेंट नहीं है, ठीक है ना। आप किसी भी दोस्त के पास फोन करते हैं, उससे पूछते हैं कहाँ है, उसने जवाब दिया आई एम एट मैकडोनल्ड्स, तो वो स्पेसिफिक लोकेशन पे बैठा हुआ है, ठीक है भाई। इनकी अगर हम बात करते हैं तो इनका मतलब हमें क्या समझ में आता है, इनका मतलब होता है जब किसी चीज के कोई अंदर हो और सराउंडेड फीलिंग सामने आए, चारों ओर से घिरा हुआ। अगर मैं कहता हूं ही इज इन द रूम, तो इसका मतलब कमरे के वो अंदर बैठा, चारों ओर से कमरा उसको घेरे हुए है, ठीक है जी। अगर इनटू की हम बात करते हैं तो इनटू का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब हो गया कि एक स्थान से किसी दूसरे स्थान में एंटर हो गया है। समझने की कोशिश कीजिएगा भाई, ये एक जमीन है, ये एक कुआं है, ठीक है जी। अब भाई साहब इस कुएं में एक मेंढक ने छलांग लगाई, टक 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 टक, ठीक है जी। मेंढक हमारा थोड़ा सा स्टाइलिश है, ठीक है भाई। अब इसने छलांग लगाई और यहां पर आकर इसकी हो गई छपाक, ठीक है ना जी, यहां पर आ गई इसकी छपाक। द फ्रॉग फेल इनटू द वेल, पहले कहां था, आप कहेंगे जमीन पर, अब कहां है, आप कहेंगे वाटर। तो इस डिस्प्लेसमेंट को बताने के लिए इनके साथ टू को हम जोड़ते हैं इनटू, ठीक है जी। अब हमारे सामने बचता है टू। जब टू की बात हम कर रहे हैं तो टू हमें बताने की कोशिश करता है डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है जहां आपको पहुंचना है, एंड पॉइंट ऑफ समथिंग, ठीक है। अब मेरे दोस्तों इस सवाल की अगर हम बात कर रहे हैं तो सवाल क्या कहता है, What time does this train get at London? बिल्कुल नहीं सर, स्टैटिक बातचीत गलत नहीं है। तो इन लंदन बिल्कुल नॉनसेंस है भाई, सराउंड की बात नहीं है। इनटू डिस्प्लेसमेंट तो नहीं होगी, तो आप कहेंगे टू लंदन। क्यों, डेस्टिनेशन बताने के लिए, इससे बेहतरीन कोई और बात नहीं हो सकती। इन छोटी छोटी चीजों को समझ भी लेना और ध्यान रखना मेरे भाई, यही है वो चीज जो आपके पेपर में 100% आती है, और इस क्लास से बाहर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। ये कंपलसरी है कंटेंट, इसको जरूर पढ़ना। जो क्लास में पढ़ा वो तो है ही, लेकिन ये फाइनल रिवीजन जरूरी है भाई। सवाल नंबर 15 पे आते हैं। मैनी एक्सीडेंट्स, बहुत सारे एक्सीडेंट्स, ब्लैंक क्या लिखा है, देखो अब यहां पर आपको समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। बहुत सारे एक्सीडेंट्स कॉज केयरलेस ड्राइविंग, ध्यान से समझने की कोशिश करना। अगर मैं किसी भी चीज के साथ लिखने की कोशिश करूं कॉज, तो इसका परिणाम सामने हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। तो मैनी एक्सीडेंट्स का परिणाम केयरलेस ड्राइविंग निकलता है ना बाबू ना, हैव कॉज्ड केयरलेस ड्राइविंग, है ना। तो अगर ये एक्टिव वॉइस में लिखी गई है तो रिजल्ट सामने ही आएगा, हैव कॉज्ड केयरलेस ड्राइविंग। तो क्या मैनी एक्सीडेंट्स का परिणाम ये निकल कर आया है, आप कहेंगे नहीं सर,
ठीक है ना जी। आर कोज्ड बाई या विल कोज, तो सर विल कोज फिर से एक्टिव वॉइस में है, तो इसका मतलब इसका परिणाम क्या निकलेगा, ये निकलेगा नहीं सर। आप कहेंगे ये अपने आप में रिजल्ट है। किस चीज का रिजल्ट है? आप कहेंगे किसी इस काम का रिजल्ट है। तो यहां पर जो कॉज का हमारे सामने रूप है वो पैसिव होना चाहिए, ताकि हम इस कॉज का परिणाम यहां बता सकें, ठीक है ना। इसीलिए हमने क्या कहा, आर कोज्ड बाय, किस फॉर्मेट में है ये लिखी हुई वर्ब, पैसिव, बाय केयरलेस ड्राइविंग। मजेदार सवाल था, ठीक है, हाँ कि नहीं। अब आप लोग इस चीज को ध्यान से ऐसे भी समझ सकते हैं, लिखे हुए सेंटेंस में अगर किसी भी कॉज को एक्टिव वॉइस में यूज करते हैं तो रिजल्ट बाद में, है ना। और अगर हम रिजल्ट को पहले बता दें, तो कॉज का जो भी फॉर्मेट है ना भाई, पैसिव वॉइस में लिखा जाएगा, क्योंकि डूअर हम इसके आखिर में लिखेंगे। इसकी वजह से ये काम इस रिजल्ट की तरफ लेकर जा रहा है। लो, हो गया हमारे सामने क्वेश्चन को बनाने का स्कीम तैयार, ठीक है मेरे भाई। अब हम बढ़ते हैं आप सभी के साथ सेंटेंस इंप्रूवमेंट के प्यारे प्यारे सवालों की ओर। चलिए मेरे भाई, पहला सवाल है, आप पहले से ध्यान से पढ़कर देखेंगे। आइए बच्चों, सवाल मेरे साथ पढ़ेंगे। द गेस्ट, ये हमारे सेंटेंस का सब्जेक्ट है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट की बात यहां पर हमसे पूछी गई है। हैड बीन कामली ड्रेस्ड फॉर द रॉयल डिनर, रॉयल डिनर के लिए उनकी ड्रेस के बारे में कहा गया है, जो आकर्षित कर रही है प्रशंसा हर किसी की जो वहां उपस्थित है। देखो मेरे भाई, यहां पर एक तरफ कामली लिखा है, एक तरफ कोमली लिखा है। पहले इनके बारे में समझ लेते हैं। काम अपने आप में एडजेक्टिव है, इसके साथ अगर एलवाई को हम जोड़ेंगे तो ये बन जाएगा एडवर्ब, है ना। काम का मतलब होता है शांत, और भाई कामली का मतलब क्या हो गया, पीसफुली। ये तो अपनी जगह करेक्ट होगा, ठीक है। अब दूसरा शब्द हमारे सामने लिखा हुआ है जो कोमली, कोमली की अगर बात करें तो सिर्फ एक एडजेक्टिव होता है, और कोमली का मतलब होता है अट्रैक्टिव, है ना, जो आकर्षित करने का काम करे। उसकी जो ड्रेस है वो आकर्षित करने का काम कर रही है, ठीक है मेरे भाई। अब यहां पर अगर हम कहने की कोशिश करें तो अट्रैक्टिव को प्लीजिंग भी आप कह सकते हैं, जो सभी को अच्छा लगे, ठीक है भाई। तो मेरे भाई यहां पर गेस्ट प्लूरल होने की वजह से हैज सिंगुलर तो आएगा नहीं। बात यहां पर बात पास्ट की जा रही है, तो पास्ट के अकॉर्डिंग वर्ड ठीक है, शांति से तो नहीं है, आप कहेंगे जो सभी को लुभा रही है। बढ़िया सवाल था मेरे भाई, इसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए अब क्वेश्चन 17 की ओर बढ़ते हैं। द गर्ल whom sisters won the national singing competition received a scholarship to study music abroad, ठीक है। विदेश में म्यूजिक के अध्ययन के लिए उसको क्या है भाई, आप कहेंगे स्कॉलरशिप मिला है। अब मेरे भाई देखो, सवाल को हम इसको इसी कॉन्सेप्ट को पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिखे हुए सवाल के अंदर नाउन या प्रोनाउन के साथ हम एक रिलेटिव प्रोनाउन यूज करते हैं, जिसका पोजेशन बताने वाला नाउन यहां लिखा हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर अर्थ निकल कर आता है का, के या फिर की, तो बेटा फिर हम ना तो यहां पर हु का यूज करते हैं, ना फिर यहां हुम का हम यूज करते हैं, यहां हुज का, ठीक है ना जी। कंडीशन यही है, नाउन या प्रोनाउन इंसान का नाम हो, तो ये गर्ल नाउन प्रोनाउन है, इंसान का नाम है। जिसकी बहनें, तो सर का के साथ अगर लेकर जाएंगे तो हुम हटाकर हमें क्या लगाना पड़ेगा, ना विच ना व्हाट, हुज सिस्टर्स, जिसकी बहनें, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट हम पहले वाले क्वेश्चन में भी समझ चुके, तो अब आसान हो गया। इसीलिए मैं कहता हूं मेरे भाई 100% इन सेशन से आपको फायदा मिलेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि यही सवाल यूं का यूं पेपर में मिले, हाँ, पर ये बात का मैं आपको बिल्कुल वायदा करता हूं, कॉन्सेप्ट वही रिवाइज कराऊंगा जो पेपर में आएंगे, ठीक है भाई। ओके, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, पहले आप पढ़ेंगे ध्यान से, मेरे भाई सवाल को समझेंगे। ड्यू टू अपने आप में एक प्रेपोजिशन होती है जिसका मतलब होता है बिकॉज ऑफ, ठीक है ना। इसकी हिंदी में अगर कहने की कोशिश करें तो के कारण, ठीक है। इसको अंग्रेजी में अगर आपको समझना है तो इसका मीनिंग होता है बिकॉज ऑफ, ठीक है मेरे भाई। आगे कहा है बढ़ते हुए खर्चों के कारण द फैमिली डिसाइडेड, फैमिली ने डिसाइड किया टू कट बैक ऑफ लग्जरी परचेजेस फॉर अ फ्यू मंथ्स, कुछ महीने के लिए लग्जरी, लग्जरी का मतलब क्या होता है, जो आप अपना खर्च करते हैं किस चीज के लिए, ताकि आप अपनी जिंदगी में और आनंद है। आप अपने घर में बड़ा होम थिएटर लगा रहे हैं, आप अपने लिए गाड़ी बड़ी महंगे वाली, घड़ी 500 रुपए की भी आती है, आप खरीद रहे हैं 5 लाख रुपए वाली। तो इन चीजों को उसने क्या किया है, फैमिली ने कम करने की कोशिश की है, समझ रहे हैं। अब यहां हमारे सामने लिखा है टू कट बैक ऑन, टू कट बैक ऑन का मतलब क्या होता है भाई, टू कट बैक ऑन का मतलब होता है किसी भी चीज को रिड्यूस कर देना, ठीक है ना। टू रिड्यूस द अमाउंट, टू रिड्यूस
द अमाउंट, ठीक है ना। अच्छा, इसी के लिए हम एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, टू करटेल, ठीक है ना, किसी की मात्रा अमाउंट कम कर देना, ये चल सकता है। टू कट बैक आउट के बारे में अगर हम बात करते हैं तो कट बैक आउट का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कट आउट कर देना। मेरी बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। तो यहां पर तो एलिमिनेट कर देना होता है, इसका मतलब हटा देना होता है, ठीक है ना। अब एलिमिनेट करने की तो कोई यहाँ पर सेंस ही नहीं है, हटाने की बात नहीं होती है। खर्च को आप हटा थोड़ी सकते हो। किसी भी परिवार में आप रह रहे हो, अब उसके पूरे महीने की एक अमाउंट है जो खर्च है, आप क्या करोगे, उसकी मात्रा को, खर्च की मात्रा को कम कर सकते हैं। ऐसा ही हो ही नहीं कि पूरे महीने आपकी एक भी पैसा खर्च ना हो, पॉसिबल ही नहीं है, पूरी तरह नॉनसेंस हो गया। कट बैक ओवर का कोई अर्थ नहीं होता। टू कट बैक ऑफ का मतलब क्या होता है, टू कट बैक ऑफ का मतलब अगर हम समझेंगे तो ये भी अपने आप में कोई सेंस नहीं होती। कट ऑफ होता है बेसिकली एक फ्रेजल वर्ब जिसका मतलब होता है टू डिस्कनेक्ट। आपके बहुत सारे ऐसे दोस्त हैं जो तैयारी करने के लिए इतने ज्यादा सीरियस हैं, उन्होंने आपसे बात करना भी छोड़ दिया, वो आपसे कट ऑफ हो चुके हैं, इसका मतलब पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो सबसे सही इसको जस्टिफाई करने वाला आंसर क्या हो गया, टू कट बैक ऑन का मतलब होता है रिड्यूस कर देना किसी चीज की संख्या या मात्रा को। सवाल नंबर 19 पर काम करते हैं। द टू ब्रदर्स, दो भाई, हैड बीन हेटिंग themselves एवर सिंस द प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, जब से प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट हुआ तब से एक दूसरे से वो क्या कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं, ठीक है ना जी। अब मेरे भाइयों बात को ध्यान से समझना, टेंस पढ़ा है आप लोगों ने मेरे साथ, बिल्कुल सीधा टू द पॉइंट बात करता हूं, ठीक है जी, बड़े आराम से समझना। सिंस हमें पास्ट के एक स्पेसिफिक टाइम की जानकारी देता है, इसलिए इसके साथ सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं। सिंस से पहले हम यूज करते हैं इसी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस, या फिर अगर हम कहें तो प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हम तब यूज करते हैं जब हमारे सामने नॉन एक्शन वर्ब हो जो किसी की अवस्था बताने वाली है, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस तब यूज करते हैं जब हमारे सामने एक एक्शन वर्ब है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करना। वह सुबह से, तो मतलब वह सुबह से एक ही किताब पढ़ रहा है, तो ये एक्शन वर्ब है, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ले जाएंगे। अब अगर मैं आपको ये कहूं कि जब से वो मुझे मिला है तब से मैं उसे पसंद करता हूं, अब पसंद करने में कोई एक्शन नहीं होता, ये सिर्फ एक अवस्था है, ठीक है भाई। अब यहां पर हमें समझ में क्या आई बातचीत मेरे छोटे भाई, सिंस के साथ प्रॉपर्टी डिस्प्यूट किसी पास्ट के स्पेसिफिक टाइम पर ही हुआ होगा, इंप्लाइड है पास्ट इंडेफिनिट, तो यहां हमें क्या लेकर आना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इंप्रूवमेंट हम करेंगे। सर नेबर्स प्लूरल है तो हैव बीन हमें चाहिए। अब मेरे भाई ध्यान से देखेंगे, हेट का कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेट यूज ही नहीं होता, हैव बीन के साथ हेट लिखना गलत है, तो बचा क्या, हैव के साथ हेटेड, प्रेजेंट परफेक्ट लगाकर हम इस बात को मेंशन कर देंगे। अब यहां देमसेल्व्स भी हटाना इसलिए पड़ गया क्योंकि रिफ्लेक्शन हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, दो के साथ, और दो के लिए अपन ईच अदर के लिए काम चलाएंगे। क्या मेरी बात समझ रहे हैं भाई? तो ये एक मजेदार सवाल आपके लिए बन गया। सवाल नंबर 20 हमारे सामने कहता है, दिस पेंटिंग हैज नॉट एंड कांट बी मैच्ड, किसी की बराबरी नहीं कर सकती है ये पेंटिंग ब्यूटी और क्या किसी और तरीके से इस गैलरी में। अब मेरे भाइयों ध्यान से समझना, हमारे लिखे हुए सेंटेंसेस में कभी कभी एंड कंजंक्शन हमारे सामने जब होती है तो इससे पहले कोई और हेल्पिंग वर्ब देखने को मिलती है, और इसके बाद कोई और हेल्पिंग वर्ब हमें टेंस के अकॉर्डिंग देखने को मिलती है। अब मजेदार बात क्या है, इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब और इस हेल्पिंग वर्ब के अकॉर्डिंग मेन वर्ब हमें यूज करनी पड़ती है। यहां कैन नॉट के साथ लिखा बी और उसके बाद लिख दिया मैच्ड, इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं है ना मेरे भाई, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये तो पैसिव वॉइस है, कैन नॉट के साथ बी लगाकर थर्ड फॉर्म, ये तो पैसिव वॉइस है ना। अब हैज नॉट के साथ मैच्ड नहीं आ पाएगा, अभी तो एक्टिव वॉइस बन जाएगा, तो भाई इसको भी हमें किस में लेकर जाना होगा, पैसिव में लेकर जाना होगा। तो हैज नॉट के साथ बी लगाकर पैसिव नहीं बनता, हैज नॉट के साथ बीन लगाते हैं, हैज बीन, ये गड़बड़ हो गई भाई। ये जो बीन है ना मेरे भाई, ये हमेशा मेन वर्ब के नजदीक रखा जाता है, तो करेक्ट आंसर हमारे सामने कौन सा हो गया, हैज नॉट बीन, ठीक है। और आगे की चीज तो हमारे सामने पहले से ही ठीक है। अब आप इसका ध्यान रखेंगे मेरे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर नोट हम लगाते हैं तो बी, बीन, बीइंग, कुछ सेंटेंसेस में हैव, और इसके ठीक बाद हम लोग मेन वर्ब लिखते हैं। इस टेक्निक का ध्यान रखना, कई बार इन चीजों पर आप लोगों को फंसाया जाता है, ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्यारे से क्वेश्चन के साथ आज के सेशन को हम यही रोकते हैं। उम्मीद करता हूं आपने बहुत कुछ अच्छा सीखा होगा। यूं ही लगन से मेहनत करते रहिएगा, इंतजार कीजिएगा अगली सीरीज में, तो और भी बढ़िया क्वेश्चंस आप लोगों के लेकर आएंगे।